नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपने सौतनों के आपसी लड़ाई के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल हरियाणा की एक महिला ने अपनी सौतन यानी कि पति की पहली पत्नी के हक की लड़ाई लड़ी है। बीएसएफ के पूर्व अधिकारी की पत्नी इस महिला ने खुद को मिल रही पेंशन का आधा हिस्सा पति की पहली पत्नी को देने की मांग की है। उसने पहले बीएसएफ और बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसके लिए गुहार लगाई है। सोनीपत की इस महिला ने हाईकोर्ट से अपनी आधी पेंशन अपने पति की पहली पत्नी को देने के लिए बीएसएफ और सरकार को निर्देशित करने के लिए याचना लगाई है। महिला के पति की पहली पत्नी उसके चचेरी बहन है। महिला चाहती थी कि हाईकोर्ट की पीठ इस संबंध में निर्देश दे, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ऐसा कोई नियम न होने की बात कहकर उसका आवेदन निरस्त कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी नियमों का हवाला देकर इसे इनकार कर दिया है। बता दें कि पति की पहली पत्नी के हक की लड़ाई लड़ने वाली धनपति देवी सोनीपत की रहने वाली है। उनके पति भाईराम बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। वो 31 मार्च 1990 को सेवानिवृत्त हुए और 9 दिसंबर 2019 को उनका निधन हो गया। वहीं 20 फरवरी 2020 को धनपति देवी ने बीएसएफ अधिकारियों को आवेदन दिया कि उनके विवाह के पहले 7 जुलाई 1977 को उनके पति का विवाह उनकी चचेरी बड़ी बहन के साथ भी हुआ था। उनकी चचेरी बहन को आधी पेंशन जारी की जानी चाहिए और उन्हें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। वहीं शनिवार को नीति आयोग की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसी में छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में पराली निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 100 प्लांट लगाए जाएंगे। फसल कटाई के बाद भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वेयर हाउसिंग योजना के तहत गोदाम बनाए जाएंगे, जिसमें डीम्ड मंडी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वहीं से उपज की बिक्री हो सके। सीएम ने बताया कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के बेहतर और उचित उपयोग के लिए जिला स्तर पर फसल प्रणाली को कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। धान की फसल की जगह वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 शुरू की गई है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करके व्यापार करने की लागत को कम किया। वहीं पिछले 12 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि आज 13वें दिन राहत रही और पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन इस बारे में जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए पड़ोसी राज्यों से कदम उठाने को कहा गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल के वित्त मंत्रियों से आग्रह करते हैं कि पेट्रोल पदार्थों पर टैक्स में कमी के लिए संयुक्त विचार विमर्श किया जाए। अगर पड़ोसी राज्यों और चंडीगढ़ से प्रस्ताव मिले तो हरियाणा भी इस पर अमल करेगा। बजट आते ही प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाओं की नई शुरुआत करी जाएगी जो सोशल वेलफेयर की भी और पब्लिक के बेनिफिट की। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बैग लगाकर होना सरकार की राहत देगी? सेंटर से हमने आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय ले कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करेंगे। तो पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात है। अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा को जरूर। वहीं हरियाणा रोडवेज ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें रोडवेज विभाग के राज्य कार्यालय की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज डीएम को भेजा गया। इसमें आदेश जारी किए गए कि बस चलाते समय कोई भी चालक मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करे और न ही परिचालक मोबाइल पर बात करवाए। अगर ऐसा करता है कोई तो चालक या परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। 18 फरवरी को ये आदेश जारी किए गए हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि आए दिन मोबाइल फोन इस्तेमाल के कारण बस दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में इस तरह के आदेश हो भी चुके हैं, इसलिए विभाग ने ड्यूटी के समय चालकों को मोबाइल इस्तेमाल न करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दिए गए
कि बसों की चेकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर चालक मोबाइल पर बातचीत कर रहा है तो उसके रिपोर्ट कार्यालय में दें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं रोहतक में सैनिक शिक्षण संस्थाओं में चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि गवर्निंग बॉडी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव मतदान फिलहाल जारी है, जिसमें लगभग 60% मतदान हो चुका है। 40% मतदान अभी बाकी है। वोटिंग के लिए शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन जिस गति से यहां वोटिंग हो रही है उससे लगता है कि शाम 4 बजे से पहले ही मतदान पूरा हो जाएगा। मतदान में पूरा होते ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 1 घंटे में सभी परिणाम आएंगे। कल सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए कल 2 बजे का समय तय किया गया है। एजुकेशन सोसाइटी के गवर्निंग बॉडी के चुनाव आज होने जा रहे हैं। अभी तक 58% मतदान हो चुका है। इस मतदान में 5 ऑफिस बियरर और 2 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। 4 मेंबर्स पहले ही निर्विरोध चुने जाने तय हैं। तो आज का ये हमारा जो चुनाव है बहुत ही शांति प्रिय तरीके से चल रहा है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए देश भर में ऑनलाइन फीडबैक देने का काम चल रहा है। बता दें कि इसमें हरियाणा में रोहतक नगर निगम ने 7 स्टार के लिए दावेदारी ठोक दी है। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बार 31 मार्च तक लोग ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक दे सकते हैं। ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक 1 जनवरी से शुरू हो चुका है, जबकि 1 मार्च से कभी भी केंद्रीय टीम रोहतक नगर निगम के क्षेत्र के अलावा महम, सांपला, कलानौर नगर पालिका क्षेत्रों में पहुंच सकती है। इसलिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार खास बात यह रहेगी कि केंद्रीय टीम बगैर सूचना दिए ही पहुंचेगी। अभी तक शहरों में पहुंचने से पहले तारीख तय की जाती थी, लेकिन अब नगर निगम और पालिकाओं की तरफ से जनता के लिए मुहैया संसाधनों की धरातल पर अचानक पड़ताल होगी। इस दौरान केंद्रीय टीम फेस टू फेस यानी सीधे जनता से रूबरू होकर व्यवस्थाओं का फीडबैक लेगी। फिलहाल 1 मार्च से शुरू होने वाले केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगर निगम ने दस्तावेज ऑनलाइन भेजने का काम शुरू कर दिया है। वहीं रोहतक में बाबा बालकपुरी धाम से बाबा बालकपुरी जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा कर्णपुरी जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय के तत्वाधान में जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया। जिसके बाद श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी दी। ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से हर महीने की तरह इस बारी 16वीं बारी जो ये अन्न वितरण हो रहा है, अन्नपूर्णा माई शिव बोले सदा सहाय के तत्वाधान के अंदर ये सभी के अथाह सहयोग से ये सब जो पुनीत कार्य हो रहे हैं। और आज इसके अंदर हमारे जो व्यास जी हैं, भाई महावीर शर्मा जी महाराज, जिन्होंने आकर के यहाँ पे एक बहुत ही शोभा को बढ़ाया और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी जो इनके साथ इनके प्रेमी प्रभु प्रेमी आए हैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। पूज्य महाराज श्री बाबा कर्णपुरी जी के सानिध्य में बाबा बालकपुरी जी की पावन स्मृति में और अन्नपूर्णा माई सदा सहाय शिव भोले के तत्वाधान में जो अन्न वितरण चल रहा है, ये देवी कार्य देखकर मेरे मन को अति प्रसन्नता हो रही है कि पूज्य महाराज श्री जी द्वारा ऐसे दैवी कार्य किए जा रहे हैं कि जिसका सीधा सीधा लाभ एक गरीब परिवार को हो रहा है। मैं मेरी ओर से प्रसन्नता व्यक्त जाहिर करता हुआ, वैसे प्रसन्नता का कोई पर्व नहीं है कि हम किसी गरीब की मदद करें तो उसमें कोई प्रसन्नता, लेकिन हाँ एक आत्मसंतुष्टि का भाव जरूर जागृत होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।